दोस्तों आज मैं फिर जाग्राफी में अपवाह तंत्र की मैं बात करने जा रहा हूँ। अपवाह तंत्र क्या है, इसके विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो अपवाह शब्द है यह नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखेंगे जब आप, तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं एक साथ आके मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, और अंत में इनका जो निकासी होता है वो बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि अपवाह द्रोणी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हमारा जवाब होगा, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र में अवलोकन करने पर यह पता चलता है, जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी जो दो तरफ से आने वाली अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से जो अलग करती है, दो प्रकार की द्रोणी को एक दूसरे से जो अलग करती है, अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाग जैसे में देखिए इस चित्र में दोस्तों कि एक धारा अ है और धारा ब है। ये दोनों इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और दोनों की धाराओं को यह ऊंचा वाला जल विभाग है जो यहाँ जल विभाजक लिखा है, यह दोनों धाराओं को अलग करती है। अच्छा, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इस भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक। अब जल विभाजक किसे कहते हैं? जब दो धाराएं ऊंचावच क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में जब आती हैं और एक साथ मिलने के बजाय दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, जिसे चित्र के अनुसार, इस प्रकार के धारा को हम जल विभाजक कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ है कि इसमें कह रहा है कि आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी का क्या नाम है? तो विश्व का सबसे अपवाह द्रोणी का नाम अमेजन नदी की द्रोणी कहता है, अपवाह द्रोणी कहते हैं। और एक है, भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? इसको ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए दिया है, भारत में अपवाह तंत्र क्या है इसके विषय में देखें। क्या है इसके विषय में? भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। जो अपवाह तंत्र का नियंत्रक होता है वह जो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। कहीं ऊंचा होता है तो उधर से जल तंत्र मुड़ जाता है, कहीं ढाल होता है उधर चला जाता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन से भाग हो गया? भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में कौन कौन विभाजित किया गया है? एक भाग है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण, मतलब भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से, एक ऊंचा क्षेत्र से हो, एक हो सकता है एक पठारी क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की नदी अलग होती है और प्रायद्वीप की नदी अलग होती है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, यानी कहने का मतलब ये 12 मास बहती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। किसमें? हिमालय की नदियों में, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। माने इसके अलावा पानी का स्रोत क्या है? गंगा नदी, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का पानी का स्रोत। वर्षा ऋतु के अलावा जो बर्फ़ पिघलते हैं उससे भी इसमें पानी एकत्रित होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। किसके उत्तरी भाग से ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकलती है? हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। गार्ज कैसे होते हैं? गार्ज और कैनियन दो प्रकार के होते हैं। जो जब पानी गिरता है इस प्रकार से
कहीं ऊंचा क्षेत्र से आकर के एक इस प्रकार से आकर के पानी गिरता है तो हमारा गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। हम देखिए यहाँ बता रहे हैं थोड़ा सा, इसको गार्ज कैसे होता है। यह मान लीजिए यह भाग से पानी बहकर आ रहा है और यह पानी गिरता है तो इसको हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। गार्ज। और यही ज़्यादा गड्ढा कर देता है तो इसको कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन। कैनियन यह इस प्रकार का होता है। यह इस प्रकार से नदी आती है, नदियाँ, और इसमें आके गिरी तो जब हल्का करती है तो ये गार्ज होता है और ज़्यादा कर देती है तो कैनियन का रूप धारण कर लेता है। कैनियन, गार्ज और कैनियन। अब देखें गार्जों का निर्माण किया। गार्जों का हिमालय से दोनों ब्रह्मपुत्र से अच्छा निकलती हैं। इन दोनों नदियों को काट कर गार्जों का निर्माण किया गया है, निर्माण करती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर, जहाँ से यह निकलती हैं, लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। जो हिमालय की नदियाँ है जहाँ से निकलती है और समुद्र तक की बहुत सी दूरियों को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों को तीव्र अपरदन करती है। अपरदन की क्रिया मतलब मट्टी का कटाव करती है। ऊपरी भाग को मट्टी का क्रिया को कटाव करती है, जैसे कि इस चित्र में है। ये काटती हुई आई है, ये अपरदन का, मिट्टी के कटाव को ही अपरदन कहा जाता है। अब देखते हैं देखिए ये नदियाँ स्रोत है और यह ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग से आती है नदियाँ, तो यह अपने साथ मिट्टी को काटती हुई आती है, मध्य भाग में आती है, काटती हुई आती है और यह गोखुर झील का निर्माण करती है। दोस्तों गोखुर झील का निर्माण कैसे करती है ये भी देखने वाली बात है। गोखुर झील का निर्माण जब नदियाँ पहाड़ी मार्गों से अपने प्रौढ़ावस्था में बहती है। देखिए जब नदियाँ जो है, मान लीजिए पहाड़ी भागों में, आप जानते होंगे कि नदियाँ जो है पहाड़ी भागों में ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, इस प्रकार से चलती हैं। तो जब चलती हैं तो पानी की धारा जो होती है पर्वतीय भागों में ढाल के कारण तीव्र होती है। तो धारा जब तीव्र होती है तो यह धारा सीधी यहाँ पर टक्कर मारेगी। जब यह टक्कर मारेगी तो यहाँ माटी काट देगी और यह रास्ता इसको त्याग करके इसको इस रास्ते को छोड़ देगी और इस रास्ते से वो बहना प्रारंभ कर देगी। तो जब इस रास्ते से बहेगी तो यहाँ पानी जो एकत्रित होगा, तो इसी को हम गोखुर झील करते हैं। फिर इसी प्रकार से आकृति इधर भी करेगी, इसी को ही हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, गोखुर झील निचला भाग हो गया, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, जहाँ पर ये मुहाना होता है इसे डेल्टा बोलते हैं। अच्छा अपरदन की क्रिया करती है तथा उस अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। माने एक जगह से दूसरी जगह पर बालू उठा करके वहाँ से जो अपरदन की हुई मिट्टी है उसको ले जाती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। और जो माटी काट के लाती है उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है और डेल्टा का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो मौसम में चलती हैं, यानी वर्षा की ऋतु, मौसमी से वर्षा ऋतु में बहती है ज़्यादा, क्योंकि इस प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। इसका प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर करता है। जब वर्षा नहीं बरसेगा तो कम ये नदियाँ बहेगी और जब ज़्यादा बरसेगा तो ज़्यादा नदियाँ बहेगी। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। माने हिमालय नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है कम गहरी तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिमी की तरफ से बहती है। उच्च भूमि से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जो होती है पश्चिमी घाट से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है।
हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकार में इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र किसे कहा जाता है? जैसे में जो लंबी नदियां हैं, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये नदियां लंबी दूरी की हैं, लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर के इसमें मिल जाती है। इसी मिलने की नदी को जब मिल जाती है इस नदी में, तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी क्षेत्र तंत्र क्या है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर से लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बालूचिस्तान, गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनबा तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिणी की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी की 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी का प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। इसके आगे की वीडियो दोस्तों मैं इसके आगे की वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अब गंगा नदी तंत्र क्या है, इसी के विषय पर।